जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट उसका आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि हम लोग आय और इसका जो अन्य लक्ष्य था, मतलब विकास और विकास के अन्य लक्ष्य कि आखिर हम लोग डेवलपमेंट, मतलब हम लोग किसी दूर दराज के क्षेत्र में अगर हमें नौकरी भी मिलता है तो हम लोग अपना वेतन के साथ साथ हम लोग और कौन सी सुविधा को देखते हैं, ये सारे चीज हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, तो आज जो इस वीडियो का जो आज से शुरू करेंगे वो टॉपिक नंबर हम लोग का होगा, क्या होगा, राष्ट्रीय विकास के नाम पर होगा। राष्ट्रीय विकास से शुरू करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है इसको हम लोग पूरी खत्म करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मेरा काम है आपको समझाना, अगर कहीं भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पूरा क्लास 9 से इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9 का चैप्टर से हम लोग फर्स्ट से चैप्टर 4 तक हमने पूरा क्लास 9 की एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 10th का, उसको भी खत्म करते हुए चलेंगे। और क्या करेंगे साथ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से। दोस्तों क्या होता है ना, जो ये हम लोग का 9 और 10th में क्या होता है, जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है, सोशल साइंस वाले पोर्शन में बच्चों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जबकि सोशल साइंस क्या है कि जो हमारे आने वाले जो समय है, जैसे हम लोग अगर मान के चलिए कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग ये सोशल साइंस बहुत ही मदद करता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग सोशल साइंस को अभी से मजबूत करना शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रीय विकास। देखिए, राष्ट्रीय विकास कहने का अर्थ क्या होता है कि जब हमने विकास पढ़ा था, विकास में क्या था कि किसी भी क्षेत्र में, मतलब किसी भी व्यक्ति का कुछ एक डेवलपमेंट होता है, मतलब वो आशा रखता है कि वो होप रखता है कि हमें ये चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा था, एक मजदूर था जो भूमिहीन था, उसको क्या चाहिए था, एक घर चाहिए था और उसमें एक अच्छा सा जमीन चाहिए था और उससे एक अच्छा प्रॉपर, मतलब हर दिन रोजगार चाहिए, जिससे क्या हो सके, उसका परिवार का भरण पोषण हो सके और उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। तो वो उस व्यक्ति के लिए क्या था, विकास था। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें था जो पंजाब के समृद्ध किसान होते हैं दोस्तों, उसके लिए विकास का अर्थ क्या है कि उसको अधिक से अधिक मुनाफा हो, जिससे क्या कर सके, वो उससे अधिक पैसा मिलेगा और वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सकेगा। तो वो कौन है, उस व्यक्ति के लिए वो क्या था, विकास था। तो उसी प्रकार ये जो हमारा राष्ट्रीय का विकास होगा, आखिर राष्ट्रीय का विकास किस तरह होता है दोस्तों, इसके पीछे करने के लिए उसकी अच्छाई को देखते हैं। किसी व्यक्ति की अगर हम लोग बात करें तुलना करने के लिए, तो हम क्या देखते हैं, उसकी अच्छाई को देखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यदि बात करें हम लोग जो राष्ट्रीय विकास है, तो राष्ट्रीय आगे विकास किस तरह करेगा कि आखिर किस स्थिति में होता है। क्या करते हैं कि कोई एक व्यक्ति किसी एक राष्ट्र में रहता है, अगर उस व्यक्ति को प्रॉपर रोजगार मिले, साथ ही साथ प्रॉपर काम मिले, जिससे क्या होगा, उस व्यक्ति को अच्छा खासा इनकम प्राप्त होगा, जिससे वह इनकम क्या करेगा, अपने राष्ट्र पर जोड़ा जाएगा। दोस्तों आप मान के चलिए, एक घर है, ठीक है, उस घर का उसका मेन जो हिस्सा होता है कौन होता है, पिताजी होते हैं। अगर पिताजी ही अगर लड़खड़ाने लगे, पिताजी ही अगर कमाने में असक्षम है, तो क्या वो घर चल पाएगा, क्या उस घर में पैसा आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो वही होता है दोस्तों राष्ट्र के बारे में। अगर कोई एक उस राष्ट्र में रहने वाले अगर विकास करेंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे डेवलप होंगे, अच्छा इनकम होगा, तो ही जाके उस गाँव का विकास होगा। तो वही कह रहा है, जो हमारा राष्ट्रीय विकास की यदि बात करें, तो राष्ट्रीय विकास के होने के कारण हर एक लोगों को विकास होना पड़ेगा, हर एक लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, हर एक लोगों को काम करना पड़ेगा, जिससे क्या अधिक से अधिक इनकम जनरेट हो, अधिक से अधिक पैसा आ सके। जिससे क्या होगा कि वो है क्या करेगा, वो जितना पैसा आएगा वो पैसा एक देश को रिप्रेजेंट करता है। तो राष्ट्र का जो विकास करने का जो मेन उद्देश्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि राष्ट्र को पहले बाद में विकास होगा, पहले हमें विकसित होना है, हमें सोच को बदलना है। उसी कारण क्या होता है, उसके बाद क्या करता है, हमारा एक राष्ट्र विकसित होगा दोस्तों। तो आई होप
कि आपको जो राष्ट्रीय विकास है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया। राष्ट्र अगर विकास विकास होना चाहता है, किसी देश के बारे में अगर बात करें, किसी देश को अगर विकास होना है तो उससे पहले किस में विकास होना होगा? उस नागरिक, वहाँ के रहने वाले नागरिक को विकसित होना पड़ेगा, स्किल होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अच्छा इनकम जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके एक राष्ट्र डेवलप होता है दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे विभिन्न देशों को या राज्यों की तुलना किस प्रकार करें। हम क्या कहें, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम लोग किस प्रकार करें। दोस्तों इसके थोड़ी ही देर में हम आपको एक पहले एग्जाम्पल बताएं। उसमें हमने क्या बताया आपको कि दो मित्र हैं, ठीक है, एक फ्रेंड है, वो मान के चलिए बहुत ही लंबा है, तो उसका दूसरा दोस्त क्या है, बहुत ही कम लंबा है थोड़ा बहुत, और एक पूरा सफ़ेद एकदम पूरा क्या बोलते हैं अंग्रेज है, तो एक थोड़ा सांवला टाइप का है, मतलब काला है, ठीक है, और एक में क्या है, मेहनत करने की क्षमता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करें, मान के चलिए ये ए एक दोस्त है और ये बी एक दोस्त है, ठीक है। ये क्या है, ये लंबा है, ये क्या है, लंबा है, तो ये छोटा है। इसमें मेहनत करने की क्षमता है, इसमें मेहनत करने की क्षमता नहीं है। कहने का मतलब इसमें हर एक वह गुण है जो इसके लिए अच्छा है, और इसमें हर एक वह गुण है जो इसके लिए खराब है, हमारे समाज के लिए खराब है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि यह व्यक्ति, यह लड़का कुछ काम का नहीं है। तो हम लोग किस तरह तुलना करते हैं? तुलना तो हम लोग करते हैं कि पैसा के आधार पर तो हम लोग तुलना करते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग और एक चीज देखते हैं, उसमें स्वभाव कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है। दोस्तों एनसीईआरटी पे एक एग्जाम्पल है कि मान के चलिए कोई एक लड़का, मान के चलिए वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, उसके उसका जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट फुटबॉल में नहीं हो। अगर मान के चलिए उसका फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं हो। तो हम लोग हर एक वो लड़का देखते हैं जिसका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग तुलना करते हैं वो उसके इंटरेस्ट के आधार पर, मतलब उसके रुचि के आधार पर, और साथ ही साथ उसके जो पैसा इनकम है वो आखिर किस पोजीशन पे है, आखिर वो कितना कमाता है, उस आधार पर भी हम लोग उसकी तुलना करते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग जब देश के बारे में बात करते हैं, वो तो हमने बात किया दो व्यक्ति के बारे में, और जब हम लोग वही बात दो देश के बारे में करते हैं तो वो क्या होता है, एक विभिन्न देशों के बीच क्या हो जाता है, तुलना की बात आ जाता है कि हम लोग आखिर मान के चलिए भारत और इधर हम बात करें चीन, भारत और चीन की अगर हम लोग तुलना करें तो हम जानते हैं जो चीन है वो बहुत ही डेवलप है और भारत थोड़ा कम डेवलप है, भारत अभी डेवलप हो रहा है। तो ये तो हम लोग बात किए पैसा के आधार पर। साथ ही साथ हम लोग कल्चर की बात करें तो भारत में कल्चरल तो है, भारत का कल्चर अच्छा है, लेकिन भारत का कल्चर में एक खराबी है कि इसको सिर्फ पर्व और जब इसका जरूरत होता है तभी इस्तेमाल किया जाता है, बाकी बात वेस्टर्न कल्चर ही चलते रहता है। दोस्तों यही एक खराबी है। भारत में क्या होता है, जब पूजा आएगा या फिर कोई भी जब धार्मिक चीज़ों में जब कार्य होगा तभी भारत के कल्चर को याद किया जाएगा, बाकी टाइम वेस्टर्न कल्चर पहन के घूम रहा है, इधर घूमेगा कोई लड़की उधर घूमेगी, वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो करता है। जब जरूरत आता है कि हम लोग क्या कहें भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तब उनको याद आता है कब, जब वो धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं, जुड़ा होने का कुछ काम होता है तब, ठीक है। तो लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में जो उसका है वो ही फॉलो होता है दोस्तों, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, इनकम तो देखते ही हैं, साथ ही साथ और एक अलग अलग चीज देखते हैं। तो वही कह रहा है कि हम लोग बात करें दो देशों के बीच अगर तुलना की तो हम लोग किस तरह करते हैं, देखिए। तो इसमें एक आता है औसत आय, आता है क्या, आता है औसत आय। कहने का अर्थ क्या हुआ, औसत आय। हम लोग दो देशों के बीच तुलना करने से पहले हम लोग उस देशों के बीच औसत आय देखते हैं, मतलब उस देश में कितना आदमी रहता है। तो हम लोग बात करें भारत में, तो भारत में 145 करोड़ आदमी है, 145 करोड़ आदमी है, और इसमें हम लोग जो मान के चलिए जितना भारत का इनकम है, भारत का टोटल पैसा कितना है, उससे अगर भाग कर दें तो हम लोग का टोटल बचेगा 15,000। हर एक व्यक्ति का 15,000 रुपया आएगा, हर एक व्यक्ति का। अगर हम लोग के पास भारत में जितना पैसा कमाया गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ये सारे काउंट करके भारत में जितना पैसा है और भारत में जितना जनसंख्या है, अगर दोनों को भाग कर देना तो हम लोग के हर एक व्यक्ति के पास कितना आएगा, 15,000। मात्र कितना, 15,000, ठीक है। और यही जो 15,000 है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग औसत आय। क्या कहते हैं, औसत आय।
तो औसत आय हमको समझना जरूरी है दोस्तों, ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। औसत आय आखिर हम लोग किससे कहते हैं? जब किसी देश की कुल जनसंख्या और उस देश में उत्पादित कुल मूल्य यानी कुल पैसा से जब भाग दिया जाता है और जो पैसा बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं दोस्तों। औसत आय का अर्थ क्या होता है कि किसी देश में जितना पैसा है और उस देश में कितना जनसंख्या है, दोनों को भाग कर देंगे, तब जितना पैसा बचेगा ना वही होगा औसत आय। क्या होगा? औसत आय, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी औसत आय को हम लोग क्या कहते हैं? और एक नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। जो औसत आय होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग यहाँ लिखें, भारत की जनसंख्या है 145 करोड़, और जब हम 145 करोड़ से जितना भारत का पैसा है उसे भाग दिए तो आता है कितना? 15,000, ठीक है। तो यही जो 15,000 मतलब हर एक व्यक्ति को 15,000 मिलेगा। माने भारत में जो 145 करोड़ जनसंख्या है ना, उसको हम भाग कर देंगे जितना पैसा है। तो अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो 145 करोड़ से 15,000 गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना भारत का पैसा है, उतना ही भारत के पास पैसा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो बच रहा है 15,000, ये सिर्फ एक एक व्यक्ति को, भारत में जितना भी जनसंख्या है उसमें प्रत्येक व्यक्ति, मान के चलिए हमें मिलेगा तो कितना? 15,000 सिर्फ मिलेगा। कितना मिलेगा? 15,000। समझ रहे हैं ना? ये है भारत की स्थिति। इतना पूरा पैसा और इतना जनसंख्या ही है, सबसे अधिक जनसंख्या, फर्स्ट पे आ गया है भारत जनसंख्या के मामले में, ठीक है। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गया, औसत आय समझ में आ गया। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? और औसत आय के नाम से जानते हैं। पूछा जा सकता है दोस्तों, औसत आय का दूसरा नाम क्या है? तो औसत आय का दूसरा नाम प्रति व्यक्ति आय नहीं, या फिर औसत आय हम लोग किसे कहते हैं? दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको क्या करेंगे, जितना भी चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज होगा ना, आपको पूरे डिटेल से बता दिया जाएगा, पूरा A to Z एमसीक्यूज बताया जाएगा, ठीक है। आइए आप बात करते हैं नेक्स्ट। एक है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2006 के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग, ये तो हम लोग अपने भाषा के आधार पर हम लोग देश की तुलना करते हैं कि उस देश के व्यक्ति के पास कितना पैसा कमाता है या फिर उस देश कितना विकास हुआ है, उस आधार पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन क्या है, कोई एक रिपोर्ट करता है, इसको पूरा विश्व के लेवल में, वर्ल्ड लेवल पे कोई देखता भी है, तो वो कौन है? वो है वर्ल्ड बैंक। कौन देखता है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, 2006 में एक रिपोर्ट जारी किया, जिसके तहत क्या कहा गया कि हम लोग क्या करते हैं कि जो एक क्राइटेरिया मतलब एक लाइन खींचते हैं, अगर इस लाइन को कोई देश फॉलो करता है तो वो देश समृद्ध होगा, माने वो देश विकास होगा, विकसित होगा। अगर उस लाइन के नीचे है तो वो देश विकसित नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये वर्ल्ड बैंक क्या है, ये वर्ल्ड बैंक क्या है। तो जैसे दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो वर्ल्ड बैंक है वो विश्व का बैंक भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक को विश्व का बैंक कहा जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1944 में हुआ था। और जो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका में स्थित है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में, जो कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है दोस्तों। और इस वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 देश आते हैं दोस्तों। टोटल कितना देश आते हैं? 189 देश आते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों, ये क्या करता है, भारत में जितना भी देश है उस देश को मतलब विकसित या फिर पैसा ऋण लेने में मदद करता है दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक साइड में लिख देते हैं हम लोग, यहाँ मिटा लेते हैं, थोड़ा हाथ से मिटाना पड़ेगा। देखिए हम लोग बात कर रहे थे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना होता है मतलब इस्टेब्लिश होता है, वो कौन होता है? 1944 में स्थापना होता है वर्ल्ड बैंक का। कब स्थापना होता है? 1944 में दोस्तों, ठीक है। बात करें वर्ल्ड बैंक में टोटल देश कितना आता है? 189 देश आते हैं। टोटल वर्ल्ड बैंक में कितना देश आते हैं? 189 देश आते हैं। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। और ये वाशिंगटन डीसी कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। दोस्तों ये एमसीक्यू से आपका क्वेश्चन बन सकता है। स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। टोटल देश कितने आते हैं? 189 देश आते हैं। इस कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है दोस्तों? ये जो है इसका कार्य विश्व के, भारत में या फिर
विदेश में जितना भी बैंक है उस बैंक को क्या किया जाता है, ऋण या फिर पैसा दिया जाता है दोस्तों इसके थ्रू, ठीक है, लोन के रूप में दिया जाता है, यह देता है दोस्तों, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब यह जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी किया। कब रिपोर्ट जारी किया, 2006 में। कब रिपोर्ट जारी किया, 2006 में एक रिपोर्ट जारी किया, जिसके तहत क्या कहा कि कोई अगर देश, किसी देश मेरा यह रेखा या यह कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो वो विकसित होगा, अगर यह कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता है तो वो निम्न आय वाला देश होगा। तो वो क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा, वैसे देश जिसकी 2004, जिसकी 2000 कितना 4 की बात कर रहा है भाई, ये 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया प्रति साल हो, वह देश समृद्ध देश माना जाएगा। ये इसने कहा कि अगर कोई देश मेरा मतलब कोई देश अगर उसका जो प्रति व्यक्ति आय मतलब किसी देश में निवासित एक व्यक्ति का आयु कितना होगा, एक व्यक्ति का इनकम कितना होगा, 4,53,000 पर साल। एक साल में वह व्यक्ति 4,53,000 अगर कमाता है तो उस देश को हम लोग क्या कहते हैं, समृद्ध देश, मतलब उस देश विकसित हो चुका है, वह देश विकसित देश माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका पहला नियम था। दूसरा नियम इसमें क्या कहता है कि वैसा देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय कितना है, 37,000 पर साल। कितना, सिर्फ 37,000 एक साल में वो व्यक्ति अगर 37,000 कमा रहा है किसी देश का, तो वो कौन सा देश हो जाएगा, निम्न आय वाला, मतलब सबसे कम आय वाला देश हो जाएगा। मतलब उस व्यक्ति अभी विकसित नहीं, वह देश अभी विकसित नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे उसे और विकसित होने की जरूरत है। देख सकते हैं आप, कहाँ 4,53,000 और कहाँ 37,000, इसके बराबर भी नहीं है। इसका इतना एक व्यक्ति का इनकम है, ये एक व्यक्ति का, ये भी एक व्यक्ति का, ये एक साल का, ये भी एक साल का इनकम है। एक साल में एक व्यक्ति का ये 4.5 लाख कमा रहा है, लेकिन वहीं किसी देश में एक व्यक्ति सिर्फ 37,000 ही कमा रहा है। तो यही जो अंतर है, ये अंतर कौन जारी करता है दोस्तों, ये अंतर जारी करता है वर्ल्ड बैंक। कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। तो आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के तहत हम लोग कौन कौन से नियम का पालन करते हैं और हम लोग देश को तुलना करने में कौन से नियम को लागू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो नियम क्या है कि वैसे देश जिसका प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख पर साल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समृद्ध देश, मतलब वह देश विकसित हो चुका है। या फिर वैसे देश जिसका प्रति व्यक्ति आय 37,000 पर साल हो, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, निम्न आय वाला देश कहते हैं। बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में टोटल 28,000 प्रति व्यक्ति पर ईयर है। मतलब एक भारत में एक व्यक्ति 2004 में कितना कमा रहा था, 2004 में कमा रहा था 28,000 पर साल। एक साल में सिर्फ 28,000 ही इसका सैलरी था। एक साल में 28,000, कहाँ 4.5 लाख, कहाँ 37,000, इससे भी तो कम है, इससे भी कम है। भारत की स्थिति 2004 में ऐसी थी, इससे भी कम, ठीक है। तो भारत क्या था उस समय, निम्न आय वाला भी देश था। अभी भारत में धीरे धीरे विकासशील की स्थिति पकड़ चुकी है और आने वाले समय पे भारत भी विकसित देश बन जाएगा दोस्तों। ये हम लोग के लिए, ये हम लोग को ही करना है दोस्तों, विकसित बनाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें, ये तो हम लोग पढ़ लिए, कितना था, 28,000 था। अब बात करते हैं आय और अन्य मापदंड। आय और अन्य मापदंड, देखिए दोस्तों, भारत के अगर हम लोग अंदर देखें तो भारत में यदि बात करें हम लोग, भारत में आय और अन्य मापदंड, मतलब हम लोग देश को बांटने में कौन कौन से मापदंड का यूज करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आय तो देखते ही है, ये हम लोग का फर्स्ट नियम है कि हम लोग औसत आय के बारे में हम लोग समझते ही हैं, क्योंकि उस देश में व्यक्ति कितना कमा रहा है। और दूसरा क्या देखते हैं, अन्य मापदंड। और अन्य मापदंड में क्या देखेंगे कि उस देश के बच्चे में स्वस्थ व्यवस्था कैसी है, मतलब उस देश में स्वस्थ स्थिति कैसी है, वहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, या फिर वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है। ये सारे चीज़ों को भी तो देखते हैं। क्या हम लोग एक सिर्फ पैसा देख के ही हम लोग चले जाते हैं क्या किसी भी क्षेत्र में। मान के चलिए एक लड़की है, उसको शादी भी करना है, मान के चलिए वो कोई एक लंगड़ा लड़का है, उसका इनकम 4.5 लाख है पर साल, और उसके पास कुछ देने के लिए, एकदम देखने में काला है, रहने में भी अच्छा रही, लंगड़ा है, तो क्या वो लड़की उससे शादी कर लेगी? नहीं। क्यों? वो सिर्फ इनकम नहीं देखेगी, वो और एक चीज़ देखेगी, या आगे आने वाले समय में हमको इसके साथ बिताना भी है। तो वैसी स्थिति में हो सकता है
है वो लड़की उससे शादी नहीं करेगी। तो वही एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ, हम लोग यहाँ क्या सिर्फ दो देशों की तुलना करते समय सिर्फ पैसा देखते हैं? नहीं, हम लोग पैसा के साथ साथ और बहुत कुछ देखते हैं। तो वो कौन कौन सा चीज़ है? तो पहला तो हम लोग देखते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या देखते हैं? शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात, ये सारे तीन चीज हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकसित नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक एक का इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इसका जो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, दो तीन राज्य, पंजाब, हरियाणा और बिहार, ये तीन राज्यों के बारे में बात करेंगे। इसमें शिक्षु मृत्यु दर कितना है, साक्षरता दर कितना है, निवल उपस्थिति अनुपात कितना है, इसके बात करेंगे, इसके बात करेंगे। ये तीनों चीज़ को हम लोग आज एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद लास्ट जो हम लोग का टॉपिक बन जाएगा वो होगा विकास की धारणीयता। और इस सारे चीज़ को पढ़ने के बाद हम लोग का दोस्तों चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों, और ज़्यादा नहीं है पूरे। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं शिशु मृत्यु दर। आखिर शिशु मृत्यु दर हम लोग किसे कहते हैं? शिशु मृत्यु दर हम किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि हम लोग कहें कि किसी वर्ष में प्रति 1000 बच्चे में जन्म लेने वाले बच्चे, मतलब कोई एक साल है, उस साल में कितना बच्चा जन्म लिए? 1000 बच्चा जन्म लिए। मान के चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करें 2010 में बच्चा जन्म लिया 1000। कितना जन्म लिया? 1000। ठीक है, और उसी 1000 में मान के चलिए बच्चा 700, नहीं उतना नहीं मराएंगे, उतना होता भी नहीं है, 50 बच्चा मर गया, 50 बच्चा की मृत्यु हो गई। कितना? एक साल की उम्र होते होते 50 बच्चा की मृत्यु होगी। मतलब 50 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र एक साल भी नहीं हुई थी और उनकी मृत्यु हो गई। क्या होगी? वे बच्चे मर गए। तो टोटल कितना बचे? 950। तो यही जो 50 बच्चा मर गया ना दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। तो पूछा जा सकता है शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पे आ सकता है। तो आप लिखिएगा किसी वर्ष में प्रति 1000 शिशु जन्मे हुए शिशु में 1 साल से कम उम्र के शिशु मरने वालों शिशुओं की संख्या लिख देते हैं दोस्तों। हम पहले हम मिटा लेते हैं इसको, नहीं मिट तो नहीं रहा है, चलिए हम आपको बता ही देते हैं एकदम। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन लिखिएगा दोस्तों, किसी वर्ष में प्रति 1000 शिशुओं में जन्मे शिशुओं में से मरने वाले शिशुओं की संख्या, मरने वाले शिशुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। सिंपल भाषा में समझें, किसी वर्ष में 1000 बच्चों में जन्म लेता है, मतलब 1000 बच्चा जन्म लेता है और उस 1000 में से उसी साल अगर मान के चलिए 50 बच्चा हो, 20 बच्चा हो, 30 बच्चा हो, बच्चा मर गया, तो उसी जो मरने वाले जो संख्या है उसी को हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देशों की तुलना करने में क्या सहायता देता है? शिशु मृत्यु दर। मतलब कौन सा देश में शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है या फिर कम है, ये आगे हम लोग बात करेंगे। पंजाब, हरियाणा और बिहार में ये तीन चीज़ों, हम लोग का जो एनसीईआरटी है, इन 3 राज्यों की तुलना किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग साक्षरता दर। क्या बात करते हैं? साक्षरता दर। देखिए साक्षरता दर हम उसे कहते हैं, वही व्यक्ति, कोई व्यक्ति 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक बच्चों में अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति है, एक लड़का है 7 वर्ष का, या फिर कोई दूसरा लड़का है 7 वर्ष से अधिक है, 7 वर्ष से अधिक है। अगर ऐसे ऐसे 100 आदमी, 100 लड़के, 1000 लड़के अगर पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ा लिखा होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। तो इसका जो मेन क्राइटेरिया होता है वो 7 वर्ष से अधिक क्या है? मान लीजिए भारत में, बिहार में मान के चलिए 1000 आदमी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो एकदम अच्छे पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और 50 बच्चे ऐसे हैं, 50 आदमी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, 7 वर्ष तक तो 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर में उन लोगों ने पढ़ाई पर ध्यान दिया ही नहीं। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? साक्षरता दर कहते हैं, या फिर साक्षरता दर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो साक्षरता दर का अर्थ क्या होगा कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति पढ़े लिखे होने का जो अनुपात होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं साक्षरता दर या फिर साक्षरता अनुपात कहते हैं।
क्या कहते हैं, साक्षरता अनुपात। याद हो गया। आइए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, निवल उपस्थिति अनुपात। क्या कहते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग का जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये वाला और ये वाला। ये साक्षरता दर उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन जो शिशु मृत्यु दर और निवल उपस्थिति अनुपात, ये हमारे एग्जाम में अक्सर आपको क्वेश्चन दिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं निवल उपस्थिति अनुपात, इसे हम किसे कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के जितना भी बच्चे होते हैं दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के जितना भी बच्चे होते हैं, वो बच्चे अगर स्कूल में उपस्थिति होते हैं, मतलब वो पढ़ाई के क्षेत्र में अगर उपस्थिति होते हैं, तो उसी उपस्थिति को हम लोग कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। मान के चलिए 6 और 14 साल के बीच में कोई लड़का है, अगर वो लड़का मान के चलिए स्कूल नहीं जाता, या फिर कोई ऐसे सरकारी चीज़ जो पढ़ाई, जिस पढ़ाई के क्षेत्र में अगर वो नहीं ध्यान नहीं देता है, तो वो निवल उपस्थिति अनुपात में नहीं गिनाएगा। और वैसा लड़का जो 6 से 14 वर्ष का बीच में है, या फिर उससे ज़्यादा भी है, और वो अपना पढ़ाई पर ध्यान देता है या फिर पढ़ाई कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो निवल और उपस्थिति अनुपात क्या कहते हैं, हम लोग किसे कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो अपना क्या करते हैं, पढ़ाई में या फिर अपने शिक्षा में ध्यान देते हैं, तो वैसे ही संख्याओं की जो अनुपात होते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात दोस्तों। ठीक है, तो ये था, तीनों क्लियर हो गया। आइए अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो हम लोग का जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो विकास की धारणीयता, इसे हम लोग सिंपल वर्ड में समझें। ये कुछ नहीं है, ये ज़्यादा उतना बड़ा नहीं है, बस इसका जो सारांश है, समझने विकास का जो सारांश है वो है। अब पहले एक एग्जांपल समझिए। जब आपके पास साइकिल हो गया था दोस्तों, करीब करीब आप जब 6 क्लास में चढ़ गए थे, तो आपके घर वाले आपको साइकिल खरीद दिए थे। अब आपको क्या लगता है ऐसा कि हम अब फिर से साइकिल खरीदेंगे? अब आपको लगता है कि हम अब गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप यकीन मानिए, जैसे ही आपके पास गाड़ी आ जाएगा ना दोस्तों, आप सोचिएगा हम 4 चक्का खरीदेंगे। और जैसे ही आपके पास 4 चक्का आएगा ना, आप सोचिएगा हम जो ये 4 चक्का है, इसको और महंगा वाला गाड़ी खरीदेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका उद्देश्य बढ़ते जाता है। क्या होता है, आपका उद्देश्य मतलब आपका जो आशा है, आपका जो आकांक्षा है, वो आपका टारगेट बढ़ते जाता है, लालच आते जाता है। तो वही होता है दोस्तों विकास की धारणीयता, कि जिस स्थिति में किसी देश अभी जिस स्थिति में विकास की डगार पर है, यानी विकास कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय पे वो और अधिक विकास करेगा। उसका आशा है कि हम लोग और डेवलप करें, मतलब उसका टारगेट है कि हम लोग और आगे विकसित हों। तो इसी विकसित को हम लोग क्या कहते हैं, विकास की धारणीयता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता का क्या अर्थ है कि अगर कोई देश या फिर कोई व्यक्ति जिस स्थिति में या फिर जिस विकास की डगार पर अभी है, हो सकता है आने वाले समय पे वो और विकसित हो। तो यही जो विकसित होने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसी को कहा जाता है विकास की धारणीयता दोस्तों। क्या कहा जाता है, विकास की धारणीयता। तो आई होप दोस्तों आपको विकास की धारणीयता क्लियर हो चुका होगा। बस विकास की धारणीयता उतना ज़्यादा है नहीं, बस इससे उतना क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। सबसे क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है दोस्तों, वो होता है शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थिति अनुपात और वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको इसका एमसीक्यूज पूरे 100 एमसीक्यूज इस चैप्टर से करके आपको इसी वीडियो के इसी चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।